So friends, now let's start with another chapter of Punjab Rent Act, that is chapter number 5, Rent Authority. So friends, आज के इस लेक्चर में हम रेंट अथॉरिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि रेंट अथॉरिटी क्या है, कौन इसे अपॉइंट करता है, उनकी क्या पावर्स रहती हैं और उनके काम करने का प्रोसीजर क्या रहता है. सो इन टुडेज लेक्चर विल बी कवरिंग सेक्शन नंबर 36 टू सेक्शन नंबर 38 ऑफ पंजाब रेंट एक्ट. पंजाब रेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 36 से लेके 38 तक के जो सेक्शंस हैं दैट डील्स विद रेंट अथॉरिटी. इन सेक्शंस में हम रेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. लाइक सेक्शन नंबर 36 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, कि रेंट अथॉरिटी जो है इसे कौन अपॉइंट करता है, कौन इन्हें पावर्स कन्फर करता है. देन मूविंग टू द पावर्स ऑफ रेंट अथॉरिटी, इट इज बीइंग डेल्ट बाय सेक्शन नंबर 37. सेक्शन नंबर 37 जो है ये हमें बता रहा है कि रेंट अथॉरिटी के पास कौन सी पावर्स जो है रहती हैं. देन सेक्शन नंबर 38 प्रोवाइड्स अस द एंटायर प्रोसीजर दैट हाउ डज दिस अथॉरिटी वर्क्स. ये रेंट अथॉरिटी कैसे वर्क करती है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ देयर वर्क, इट इज बीइंग स्टेटेड अंडर सेक्शन नंबर 38. सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों बातों को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए अब बिना इंतजार के जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. अगर तो आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को जाके करना है सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पर बने हुए हैं तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट करना है. तो सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 36. एंड सेक्शन नंबर 36 इज टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट, कि रेंट अथॉरिटी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे इसे अपॉइंट कौन करता है. So friends, according to this section, state government has authority to appoint rent authority. जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं के पास ये पावर रहती है कि वो किसी भी स्टेट के रेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सके, उन्हें अपॉइंट करके. एंड फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद दिस रेंट अथॉरिटी एक एडिशनल रेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करने की जो पावर है वो भी किसके पास में रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास. मतलब इफ स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स कि रेंट अथॉरिटी के होते हुए जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इस रेंट अथॉरिटी के साथ कुछ एडिशनल रेंट अथॉरिटी भी होनी चाहिए जो इसके एब्सेंस में भी काम कर सके, या अगर जो वर्कलोड है वो बहुत एक्सेसिव है तो साथ में एक हेल्पिंग हैंड की तरह भी वर्क कर सके. सो स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन हैज अ पावर टू अपॉइंट रेंट अथॉरिटी एज वेल एज एडिशनल रेंट अथॉरिटी. प्लस अपॉइंटमेंट के साथ साथ उन्हें फंक्शंस जो कन्फर करने की पावर है वो भी किसके पास में रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास. सो स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन हैज अ पावर टू अपॉइंट एंड कन्फर सम ऑफ द फंक्शंस ऑन रेंट अथॉरिटी. एंड फ्रेंड्स, इन एब्सेंस ऑफ रेंट अथॉरिटी एडिशनल रेंट अथॉरिटी इज लायबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रेंट अथॉरिटी. बस इतनी सी बात जो है ये सेक्शन नंबर 36 हमें बता रहा है. सो फ्रेंड्स, आई होप सेक्शन नंबर 36 आपको क्लियर होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 37. और सेक्शन नंबर 37 जो है वो सेक्शन 36 के अंदर अपॉइंट की गई रेंट अथॉरिटी की पावर्स की डिस्कशन कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये कुछ पावर्स हैं जो रेंट अथॉरिटी के पास में रहती है. जैसे कि सबसे पहली पावर तो है ट्रांसफर ऑफ केसेस, कि जो सेक्शन नंबर 36 में रेंट अथॉरिटी के साथ साथ एक एडिशनल रेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर रखी है, उनके पास कोई केस ट्रांसफर करने की पावर जो है वो रेंट अथॉरिटी के पास में रहती है. प्लस उनके पास चल रहा कोई भी केस विड्रॉ करने की पावर भी रेंट अथॉरिटी के पास में रहेगी. मतलब रेंट अथॉरिटी हैज पावर टू ट्रांसफर द केस टू एडिशनल रेंट अथॉरिटी एंड इवन अ विड्रॉ केस फ्रॉम एडिशनल रेंट अथॉरिटी. ये दो पार्ट जो है रेंट अथॉरिटी के पास में रहती है इन रिगार्ड ऑफ एडिशनल रेंट अथॉरिटीज. नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज ऑफ सिविल कोड. मतलब सिविल कोड के पास जो भी जेन्युइन नॉर्मल पावर्स रहती हैं एज पर सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, वो सारी पावर्स रेंट अथॉरिटी के पास में रहने वाली है. जैसे कि समन करने की पावर, किसी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करने की पावर, इंस्पेक्ट करने की पावर, और टू इश्यू द कमीशंस. कई बार क्या होता है, कोर्ट को किसी वर्क के लिए कमीशंस जो है अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो वो कमीशंस भी ये अपॉइंट कर सकते हैं. या और भी अदर पार्ट्स जो कि एक सिविल कोड के पास में रहती है, वो सारी पार्ट्स रेंट अथॉरिटी को दे रखी है इस सेक्शन के अंदर. देयर इज टू कंडक्ट इंक्वायरी. मतलब अगर इंक्वायरी की जरूरत लग रही है तो इंक्वायरी कंडक्ट करने की पावर भी जो है रेंट अथॉरिटी के पास रहती है. मतलब कि अगर कोई इंक्वायरी के दौरान किसी के प्रेमिसेस में इंस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो रेंट अथॉरिटी आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 24 आवर्स
24 घंटे पहले एक नोटिस सर्व करने के बाद वो उस प्रेमिसेस में एंटर करके इंस्पेक्ट कर सकती हैं। खुद नहीं, वो किसी इंस्पेक्टर के थ्रू, मतलब किसी भी पर्सन को, इंस्पेक्टर को वो ऑथराइज कर सकते हैं कि गो एंड इंस्पेक्ट दैट प्रेमिसेस। तो ये पार्ट जो है इनके पास इस सेक्शन के अंदर दे रखी है। देन इस इंक्वायरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने की पावर भी रह सकती है। मतलब क्या रिटर्न ऑर्डर्स के बाद, रेंट अथॉरिटी रिटर्न ऑर्डर्स के बाद में जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने की पावर रखती है। किसी भी पर्सन की इंक्वायरी के दौरान अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत आन पड़े तो वो ऐसा कर सकते हैं रिटर्न ऑर्डर सर्व करने के बाद। वो एक रिटर्न ऑर्डर पास करेंगे और ऑर्डर्स के बाद वो पर्सन जो है ही इज़ बाउंड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन। सो ये तो हो गई इंक्वायरी की पार्ट। देन टू अपॉइंट एडवाइजर, अगर किसी पॉइंट पे रेंट अथॉरिटी थिंक्स कि दे वांट वन पर्सन टू बी अपॉइंटेड, वन और मोर पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू एडवाइज देम, कोई कंसर्न मैटर है, कोई एक पर्टिकुलर मैटर है जिसमें कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत आन पड़ी है, तो उस सिचुएशन में वो स्पेशल नॉलेजेबल पर्सन को एडवाइस करने के तौर पे, एडवाइस करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। देन टू इम्पोज फाइन एज मजिस्ट्रेट, जैसे कि एक सिविल कोर्ट का मजिस्ट्रेट फाइन इम्पोज करने की पावर रखता है, वैसे ही फाइन इम्पोजमेंट की पावर इन्हें एज मजिस्ट्रेट दी जाएगी और इन्हें एज मजिस्ट्रेट ही कंसिडर किया जाएगा। देन एग्जीक्यूशन, मतलब कोई भी अगर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो गया, कोई या कह लो कि जजमेंट या कोई भी इनका डिसीजन है, एग्जीक्यूट करने की पावर भी इनके पास में रहती है। मतलब दे हैव द एग्जीक्यूशन पावर एज वेल, मतलब अपने ही पास के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की पावर भी रेंट अथॉरिटी रखती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ रेंट अथॉरिटी। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दीज 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कह रहे हैं कि सबसे पहले तो रेंट अथॉरिटी जो है इसे आप एक सिविल कोर्ट ही मानेंगे। डोंट टेक रेंट अथॉरिटी एज लीनियंटली, इसे लीनियंटली बिल्कुल मत लीजिएगा। ये एक सिविल कोर्ट की पावर्स रखती है तो ये सिविल कोर्ट की तरह ही मानी जाएगी। तो रेंट अथॉरिटी को सिविल कोर्ट ही माना जाता है एक तरह से। देन जो प्रोसीडिंग इनके पास चलती है, दैट इज रेंट अथॉरिटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह लिया जाएगा। मतलब रेंट अथॉरिटी एक सिविल कोर्ट मानी जाएगी और उनमें चल रही प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 37, जिसमें हमने रेंट अथॉरिटी के स्टेटस के साथ साथ उनकी पार्ट्स को भी डिस्कस किया। आई होप सेक्शन नंबर 37 इज फुली क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 38। सो फ्रेंड्स, इफ यू सी योर बैरेक्ट, अगर आप अपना बैरेक्ट ओपन करेंगे एंड यू विल फिगर आउट कि ये जो सेक्शन है आपके बैरेक्ट का, इट इज़ लिटिल बिट लेंदी एंड कन्फ्यूजिंग ऑल्सो। आई डू अग्री कि ये थोड़ा सा लेंदी और कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन इसे सॉल्व और इसे क्लैरिफाई करने के लिए यू शुड डिवाइड इट इनटू वन सिंगल कीवर्ड। मतलब कि आप पूरे सबसेक्शन को एक सिंगल कीवर्ड दे दीजिए जिससे आपको पूरे सबसेक्शन की जो बात है वो समझ में आ जाए। इसी ट्रिक से हम आज का ये लेक्चर जो है उसमें सेक्शन नंबर 38 को सॉल्व करने वाले हैं। सो सेक्शन नंबर 38 के अंदर हमें प्रोसीजर दे रखा है। सो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 38 इज सेइंग कि ये जो रेंट अथॉरिटी है ये किसी भी तरह का ऑर्डर पास नहीं कर सकती है जब तक कि ये ऑपोजिट पार्टी को अपना पक्ष और अपना डिफेंस सामने रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे देती। मतलब सबसेक्शन 1 इज सेइंग कि एवरीवन अगेंस्ट हुम द प्रोसीडिंग इज बीन कंटिन्यूइंग इन द कोर्ट, उस कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल रही है तो उस प्रोसीडिंग का जो फैसला है वो उस ऑपोजिट पार्टी को अपना पक्ष सामने रखने के बाद में ही पास किया जाएगा। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा सकता जब तक कि हम उसको ना सुन ले। फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम की बात हो रही है। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम एक मैगजीन है जिसमें ये कहा जाता है कि बिना सुने आप किसी के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं कर सकते। हर पर्सन को राइट है कि हम उसे सुने। एवरीवन हैज राइट टू बी हर्ड। तो ऐसा ही कुछ जो है इस सब सेक्शन में रिलेट आप कर सकते हैं। देन अगर आप ऐसे ही सेक्शंस को या लॉस को लिंक करके या रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी और आपके दिमाग में जो बातें हैं वो रह जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को किसी से रिलेट करते हैं ना तो हमारा माइंड वो चीज़ बहुत जल्दी कैच करता है। देन सेकंड सबसेक्शन जो है वो कह रहा है कि भाई यहाँ जो प्रोसीजर हम डिस्कस करने वाले हैं ना
यह प्रोसीजर स्मॉल कॉज कोर्ट की तरह होगा, मतलब ये प्रोसीजर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा लेंदी या बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं होगा। जैसे कि स्मॉल कॉज कोर्ट होते हैं ना, जहाँ छोटे छोटे केसेस आते हैं, छोटे छोटे मुकदमे आते हैं जो बहुत कह लो कि पेटी ऑफेंसेस को लेके या बहुत ही छोटे छोटे जो मैटर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वॉल्व है या बहुत ज़्यादा मैटर जो है बहुत सीरियस नहीं है, तो वो होती है स्मॉल कॉज कोर्ट्स। तो वहाँ जो प्रोसीजर फॉलोअप होता है ना, वही प्रोसीजर जो है यहाँ पर फॉलोअप किया जाएगा। और जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं कि कोर्ट मतलब साल बीत गए, सदियाँ बीत गई, ठीक है, बहुत जो है कोर्ट में केस चलता जा रहा है, क्यों? तारीख पड़ गई, डेट पड़ गई है, द केस इज एडजर्न एंड एडजर्न। तो ऐसा जो है यहाँ पे नहीं होता है बिल्कुल भी। मतलब कि जो भी पर्सन रेंट अथॉरिटी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो 3 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट कर ही नहीं सकता। मतलब कि उसे उस डेट पर कोई ना कोई प्रोसीडिंग तो चालू रखनी ही है। जो नेक्स्ट डेट है, कई बार हम बोलते हैं कि हाँ हम बिजी हैं तो जैसे हमें नेक्स्ट डेट दे दीजिए, तो यूजुअली एडवोकेट्स ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो इन केसेस में ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बार आपको जो है नॉन अपीयरेंस की वजह से डेट नेक्स्ट मिल सकती है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट जो है वो भी नहीं किया जा सकता प्रेजेंट। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि एक आधी बार आपको अपनी लिमिट्स जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक एक्सेप्शन छोटी सी दे रखी है कि भाई 3 बार से ज़्यादा वैसे तो आप आगे डेट्स नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल कारण है, कोई जेन्युइन रीज़न है, तो आप वो अलाउ कर सकते हो, लेकिन आपको राइटिंग में जो रीजंस है वो फर्निश करने होंगे और चेयरमैन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं 3 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट तो कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि हमें एडजर्न करना चाहिए। तो सो नेक्स्ट इज सबसेक्शन 4 दैट इज टॉकिंग अबाउट इशुएंस ऑफ समन्स। फिर समन्स की बारी आती है कि भाई जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है रेंट अथॉरिटी के पास, उसे अब समन्स भेजे जाएंगे। और सबसेक्शन 5 कह रहा है कि समन्स को किसी और माध्यम से भी भेजा जा सकता है, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दो, या उसके जो यू कैन से कि कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस है वहाँ पे आप डिस्प्ले कर दो, अफिक्स कर दो, उसके वर्क प्लेस पे या कॉमन पैसेज पे या फिर उसके हाउस के बाहर आप प्लेस कर दो। तो ये अदर मीन से भी, अगर समन्स के बाद भी वो पर्सन नहीं आ रहा है तो आप और स्ट्रिक्ट मैनर से भी जो उसके तक समन्स पहुँचा सकते हैं। या तो आप आरसी कराइए, आरसी का मतलब होता है रजिस्टर्ड पोस्ट, और अफिक्स मतलब या तो कहीं पे आप समन्स जो है चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो बात थी सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 की। अब चलते हैं सबसेक्शन 6 की तरफ। सो सबसेक्शन 6 की अगर बात करें तो सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि अगर एनीबडी हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखते हैं सेक्शन नंबर 19 क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि लैंडलॉर्ड या टेनेंट, मतलब कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट किसी भी नेसेसरी सर्विसेज को ना कट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब नेसेसरी सर्विस सप्लाई होनी ज़रूरी है लैंडलॉर्ड द्वारा, और अगर टेनेंट के पास जा रही है सबसे, टेनेंट भी अपनी ओर से बंद नहीं कर सकता, वो सर्विसेज को ब्लॉक नहीं कर सकता। सो नो कट ऑफ इज अलाउड। कोई भी नेसेसरी सर्विस का कट ऑफ जो है वो अलाउड नहीं है इन दोनों के द्वारा, अगर अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल जेन्युइन रीजन नहीं है तो। अगर कुछ ऐसा केस होता है, कोई ऐसा मैटर आता है किसी लैंडलॉर्ड ने किसी टेनेंट के अगेंस्ट कोई भी नेसेसरी सर्विसेज है जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऐसी कोई सर्विस जो है वो कट ऑफ कर दी है, ब्लॉक कर दी है, तो उस सिचुएशन में अगर टेनेंट जो है ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है सेक्शन नंबर 19 के अंदर, तो वो ऐसी एप्लीकेशन को अगर फाइल करता है तो वो एप्लीकेशन जो है वो इस प्रोसीजर से डील की जाएगी। आई होप आपको पता लग गया कि सेक्शन 19 किस चीज़ की बात कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन की यहाँ बात हो रही है, और उस एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो बताया जा रहा है सेक्शन 38 के सबसेक्शन 6 में। नाउ लेट्स सी क्या प्रोसीजर रहने वाला है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल होगी रेंट अथॉरिटी के पास में, और आफ्टर 7 डेज उस एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग की स्टेज आई जाएगी। मतलब उस एप्लीकेशन पे हियरिंग की जाएगी। हियरिंग मतलब आइदर पार्टीज को वहाँ बुलाकर उन्हें सुना जाएगा। देन काफ़ी हियरिंग्स के बाद, जितना भी उस एप्लीकेशन को लगता है, हियरिंग्स के बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आफ्टर हिज सेटिस्फेक्शन ही शैल डिस्पोज ऑफ द केस। लेकिन ये जो डिस्पोजल है इट शुड बी विद इन 30 डेज। सबसेक्शन 6 में हमने बात की कि अगर सेक्शन 19 की कोई एप्लीकेशन आ रही है, सेक्शन 19 ऑफ पंजाब रेंट एक्ट जिसमें कट ऑफ की बात की जाती है कि अगर किसी सर्विसेज को कट ऑफ कर दिया है और वो नेसेसरी सर्विस है तो ये अच्छी बात नहीं है, और इस बारे में इस मैटर पे कंप्लेन की जा सकती है, और वही कंप्लेन सेक्शन नंबर 19 के अंदर जाती है। और वो कंप्लेन अगर यहाँ पर आ रही है तो क्या होगा, उस कंप्लेन को एप्लीकेशन से 7 दिनों के अंदर अंदर सुना जाएगा और 30 दिनों में
सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, डिस्पोजल कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द प्रोसीजर इन केसेस ऑफ कट ऑफ एप्लीकेशंस। सो सबसेक्शन 7 रिकवरी केसेस की बात कर रहा है। जैसे कि हमने सबसेक्शन 6 में कट ऑफ एप्लीकेशन की बात करी, तो उसी तरह अगर कोई सेक्शन 20 या 21 या 31 के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन जो प्रोसीजर कौन सा फॉलोअप करेगी, सबसेक्शन 7 का। तो फ्रेंड्स, इस सबसेक्शन के अंदर हमें प्रोसीजर दे रखा है कि सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल होगी, उस एप्लीकेशन के बेस पे समन्स विल बी इशूड, और समन्स इशू होने के बाद जिसको समन इशू हुआ है उस पर्सन को एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। मतलब टेनेंट विल फाइल एन एफिडेविट टू द रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी के पास एक एफिडेविट फाइल करेगा वो पर्सन कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, जो भी एप्लीकेशन में इन्होंने ग्राउंड स्पेसिफाई करी हैं, या जो भी ये अर्ज कर रहे हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पर्सन एंड दैट कंटेंशंस, सो आई वांट टू कंटेस्ट दिस केस। तो वो कंटेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एफिडेविट फाइल करेंगे इन ऑर्डर टू टेक अ लीव। द रेंट अथॉरिटी अलाउ करेंगे, और रेंट अथॉरिटी यूजुअली अलाउ करती है। रेंट अथॉरिटी शेल अलाउ, ये भी एक प्रोविजन दे रखा है कि रेंट अथॉरिटी को अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि बिना उसकी सुनवाई किए, उसका कंटेंशन सुने वो पास ही नहीं कर सकते ऑर्डर। सो ऐसे सिचुएशंस में इनको पहले एक प्रोसीजर है कि लीव लेनी पड़ती है, और लीव लेने के बाद अपना जो है कंटेंशन या केस ट्रायल जो भी आप कहो वो नॉर्मली चलता है। देन लीव अगर उन्होंने फाइल करी है एफिडेविट के थ्रू लीव लेने के लिए, तो भाई 2 सिचुएशंस हो सकती है, या तो वो पास होगी या रिजेक्ट होगी। अगर तो पास होती है तो 7 डेज के अंदर अंदर हियरिंग्स जो है स्केड्यूल की जाती हैं। उसके बाद 30 डेज के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। नाउ ये तो था कि अगर लीव ग्रांट हो गई है, उसे कंटेस्ट करने का मौका दे दिया गया है। अगर वो मौका उसे नहीं दिया गया, मतलब रिजेक्ट हो गई उसकी लीव, उस सिचुएशन में वो एक रिव्यू जो है डाल सकता है। जिस दिन इसकी लीव जो है रिजेक्ट हुई है, उस दिन से 10 डेज के अंदर अंदर ये रिव्यू फाइल करेंगे, और 7 डेज के अंदर अंदर इस रिव्यू का डिस्पोजल कर दिया जाएगा। तो ये तो है लीव की बात, अगर ग्रांट होती है तो, अगर ना ग्रांट होती है तो। लेकिन अगर फ्रेंड्स वो अपीयर ही नहीं हो रहे, ना एफिडेविट फाइल किया, ना अपीयर हुए, ये तो थी अपीयर होने की इंटेंशन, कि अगर तो नेक्स्ट पार्टी जो है अपीयर होने की इंटेंट रख रही है, उस सिचुएशन को डील करता है। लेकिन अगर वो अपीयर ही नहीं होना चाहता, देन उस सिचुएशन में ये मान लिया जाएगा कि ही सेटिस्फाइड विद all the things that has been stated in the एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें फाइल की गई हैं वो उससे सेटिस्फाइड है, एडमिट कर रहा है उस बातों को, तो उसी तरीके से उस एडमिशन को माना जाएगा, और जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दी जाएगी, अलाउ कर दी जाएगी। मतलब जो ये एप्लीकेशन फाइल की गई है लैंडलॉर्ड द्वारा, या सेक्शन 20, 21 या 31 के अंदर जिस भी तरह की एप्लीकेशन है, इसकी जहाँ पे बात हो रही है, वो एप्लीकेशन अगर फाइल की गई है, उस एप्लीकेशन को मान लिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। वाई? बिकॉज नेक्स्ट पार्टी अपीयर ही नहीं हो रही है, और मतलब वो एक तरह से एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा, एडमिटेड माना जाएगा। सो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द प्रोसीजर इन सबसेक्शन 7, जो कि रिकवरी केसेस की बात कर रहा था। नाउ सबसेक्शन 8 इज सेइंग कि एनी मैटर बिफोर रेंट अथॉरिटी शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स। कोई भी मैटर जो रेंट अथॉरिटी के समक्ष आ रहा है, सामने आ रहा है, उसे 6 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। सबसेक्शन 9 कह रहा है कि while considering the proceedings के दौरान ये कॉस्ट का क्वेश्चन अवार्ड के साथ निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। जो अवार्ड है उसे पास करते हुए जो भी एडवर्स पार्टी है उसे कॉस्ट भी अनाउंस करनी जरूरी है। मतलब कि जो कॉस्ट का क्वेश्चन अराइज होता है उसे भी कंसिडर करना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेंट अथॉरिटी। देन अगर कोई इजेक्टमेंट का एप्लीकेशन आ रखा है, मतलब इन केस ऑफ एनी इजेक्टमेंट एप्लीकेशन, जो रेंट के एरियर्स है उसे भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई भी इजेक्टमेंट पिटीशन का अगर जो है डिस्पोजल हो रहा है तो रेंट अथॉरिटी विल कंसिडर टू रिकवर द एरियर्स ऑफ रेंट ऑल्सो। जो रेंट बकाया है, एरियर है या आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, उसे भी रिकवर कराना ज़रूरी है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एज इंटरेस्ट। 15% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज के साथ साथ जो भी एरियर्स हैं उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए जब भी कोई इजेक्टमेंट की एप्लीकेशन आई हुई है तो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 38, जिसमें वी डिड 1 to 10 सबसेक्शन, जिसमें से 1 to 5 सबसेक्शंस वर क्वाइट जर्नल, एंड 6 and 7 में हमने कुछ प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कशन किया, एंड देयर आफ्टर 8, 9 and 10 में भी हमने कुछ जर्नल सी बातों को ही डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 1 to 10 सबसेक्शन सेक्शन 38 के समझ आ गए होंगे। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स। सो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया पूरा रेंट अथॉरिटी का चैप्टर नंबर 5, इन विच वी डिड सेक्शन नंबर 36, सेक्शन 37, सेक्शन नंबर 38, जिसमें हमने कवर किए कुछ बेसिक से पॉइंट्स, दैट इज अपॉइंटमेंट,
अपॉइंटमेंट के साथ हमने डिस्कस किया इनकी पार्ट्स, एंड आफ्टर पार्ट्स वी डिस्कस द एंटायर प्रोसीजर कि भाई जो भी प्रोसीडिंग्स इनके पास चल रही हैं वो किस प्रोसीजर से मूव करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर क्वेरीज एज वेल।